नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। आज का यह वीडियो क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास की दुनिया अर्थात हिस्ट्री विषय पे है, आप देख सकते हैं। जिसमें आज हम लोग अध्याय 4 पढ़ने वाले हैं। अध्याय का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, यह जो चैप्टर है यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव परीक्षा की, तो उसके लिए भी यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित सभी तथ्यों को विस्तार से इसमें दिया हुआ है। इसलिए यह जो चैप्टर है वो थोड़ा सा बड़ा भी है। ठीक, यह एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसके क्या कारण थे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ कारण को समझेंगे। ठीक, फिर इसके अगले वीडियो में हम लोग यह जो विद्रोह आंदोलन है, विद्रोह है, यह कैसे कैसे हुआ, उन सभी को हम लोग एक एक करके सभी तथ्यों को विस्तार से समझेंगे। ठीक, उसके बाद फिर तीसरे वीडियो में हम लोग भारतीय राजनीतिक दल के बारे में जानेंगे। ठीक है, उस समय जिस समय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस समय कौन कौन से दल थे, तो उन सब के बारे में विस्तार से यहाँ पे दिया हुआ है। और चौथे वीडियो में फिर आपका अभ्यास प्रश्न कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इस तरह से 4 वीडियो लगेंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि इस विद्रोह के, इस स्वतंत्रता आंदोलन के क्या कारण थे, यानी भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्या कारण थे, क्यों हुआ। इस अध्याय को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, राष्ट्रवाद को इंग्लिश में कहते हैं नेशनलिज्म। ठीक, इसका शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। आप इसको बड़ी भाषा समझिए। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक या सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है और एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत होने का लक्ष्य रखती है। कहने का मतलब है, जब किसी विशेष भौगोलिक, किसी विशेष क्षेत्र में सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों को ये लगने लगे कि अब हमको एकजुट होकर रहना चाहिए, एकीकृत होकर रहना चाहिए, एक देश के रूप में रहना चाहिए, तो उसी को कहते हैं राष्ट्रवाद। इसको उदाहरण समझिए। आप मानचित्र में देख सकते हैं, यह जो देश है यह हमारा भारत देश है और यह हमारे भारत देश का आज का मानचित्र है। ठीक है, देखिए कितना बड़ा देश है। लेकिन इससे पहले 1947 से पहले जब हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था तो उस समय इतना बड़ा भारत देश नहीं था, सब छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। या फिर अंग्रेजों से पहले की अगर हम बात करें, जब मुगलों का शासन था तो उस समय भी हमारा जो देश था वह छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। उससे पहले की अगर हम बात करें राजा महाराजाओं की, ठीक है, तो उस समय भी हमारा जो देश था यह छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। यहाँ किसी और राजा का शासन, यहाँ किसी और राजा का शासन, यहाँ किसी और राजा का शासन, यहाँ किसी और राजा का शासन। ठीक, तो इससे क्या हुआ, अंग्रेजों को आसानी हुआ पूरे देश पर कब्जा करने में। यह तो आप जानते ही हैं कि अगर हम संगठित नहीं रहेंगे, अगर हम एकत्रित होकर नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है कोई भी आकर हमको आसानी से हरा कर चला जाएगा। ठीक है, तो वही हुआ और आसानी से अंग्रेजों ने हमारे पूरे देश पर अपना अधिकार कर लिया, कब्जा कर लिया। यही बात लोगों को धीरे धीरे बाद में समझ में आने लगा कि हम चूंकि संगठित नहीं हैं इसलिए हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, कोई भी आके हमको क्या कर लेता है, आसानी से हम पर कब्जा कर लेता है। तब लोगों को धीरे धीरे लगने लगा कि नहीं, अब हमको एकजुट होना चाहिए, एक देश के रूप में हमको एकजुट रहना चाहिए। इसी को कहते हैं राष्ट्रवाद की भावना। ठीक है, जब लोगों को ये लगने लगे कि नहीं, हमको पूरा एक देश के रूप में संगठित होकर रहना चाहिए, इसी को कहते हैं राष्ट्रवाद की भावना, या फिर राष्ट्रीय चेतना का उदय भी कह सकते हैं आप। अब चलते हैं बुक पे। देखिए, राष्ट्रवाद के उदय में तो बहुत सारे कारण थे, लेकिन जो मुख्य कारण थे वो थे राजनीतिक कारण। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में विभिन्न कारणों का योगदान रहा, परंतु सभी किसी न किसी रूप में ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों से संबंधित थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ब्रिटिश किस तरह से शासन कर रहे थे कि हमारे देश के लोग परेशान थे। तो देखिए, ब्रिटिश शासक साम्राज्यवादी नीति के पोषक थे। ठीक है, साम्राज्यवादी नीति के पोषक का मतलब होता है वे हमेशा अपना साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे। जैसे एक क्षेत्र को जीत लिए तो हम चाहते थे कि दूसरा क्षेत्र को भी जीत ले। ठीक है, दूसरा क्षेत्र को जीत लिए तो फिर चाहते थे कि हम तीसरा क्षेत्र को कैसे जीत ले। तो इस तरह से अपना वो साम्राज्य बढ़ाते रहना चाह रहे थे, इसी को कहते हैं साम्राज्यवादी नीति के पोषक थे वो। ठीक, सन 1858 में महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा के साथ ही सभी देशी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गए। अब इस लाइन को आप अच्छे से समझिए। महारानी विक्टोरिया जो थी वो उस समय इंग्लैंड की महारानी थी। ठीक है, और हमारे देश पे इंग्लैंड का शासन था। तो 1858 में महारानी ने घोषणा किया कि अब पूरे भारत देश पर किसका शासन हो जाएगा, ब्रिटिश साम्राज्य का। ठीक है, 1858 से पहले ध्यान दीजिए, ब्रिटिश साम्राज्य का शासन नहीं था, तो किसका था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का था। इसको मैप पर समझिए। देखिए, 1858 से पहले क्या था, यह हमारा भारत देश है। ठीक है, और इस भारत देश पे इंग्लैंड का शासन था। असल में इंग्लैंड के सरकार का शासन नहीं था। देखिए, यहाँ पे यूरोप महादेश का एक देश है इंग्लैंड। ठीक है, इसका राजधानी है लंदन। ठीक, यहाँ के सरकार का शासन नहीं था, यहाँ की एक कंपनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, वो कंपनी हमारे देश में व्यापार करने के लिए आई थी, यहाँ से सामान खरीद के अपने देश में ले आकर बेचती थी। ठीक है,
और वह कंपनी धीरे धीरे व्यापार करते 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 उसको जब लगने लगा कि अरे इस देश के लोग तो एक दूसरे से बिखरे हुए हैं, संगठित नहीं है, ठीक है, इनको आसानी से हम अपने कब्जे में कर सकते हैं, तो धीरे धीरे क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार करते करते हमारे पूरे देश पे शासन कर लिया। अभी तो हमने आपको बताया है कि उस समय हमारे पूरे देश के जो रियासत थे संगठित नहीं थे, यहाँ किसी और राजा का शासन था, इसी यहाँ किसी और राजा का शासन, यहाँ किसी और राजा का शासन, ठीक है। तो उनको आसानी से उन्होंने हमारे देश पे कब्जा कर लिया। जब पूरे देश पे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जब हो गया, ठीक है, तो उसके बाद में ऐसा नहीं कि विद्रोह नहीं होता था, राजा जो थे वो उसका विद्रोह करते थे, ठीक है, लेकिन पूरे संगठित रूप में विद्रोह नहीं होता था। जैसे मान लीजिए यहाँ का राजा ने विद्रोह किया तो अंग्रेज़ क्या करते थे, आसानी से इसको दबा देते थे, ठीक। संगठित रूप में विद्रोह पहली बार 1857 में हुआ, ठीक है, जब पूरे देश के लोग एक साथ विद्रोह किए थे। पूरे अंग्रेजी सैनिक जो थे वो अस्त व्यस्त हो गए थे, सारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार था वो सारा अस्त व्यस्त हो गया। इतना ज़बरदस्त विद्रोह हुआ था 1857 में, ठीक है। तो जब 1857 में इतना ज़बरदस्त विद्रोह हुआ तो इंग्लैंड की जो महारानी थी उस समय विक्टोरिया, उनको लगा कि नहीं, अब देश के लोग क्या हो गए हैं, एकत्रित हो गए हैं, अब जो है पूरे भारत देश का जो शासन है उसको अपने हाथ में लेना होगा, ठीक। तो वही महारानी विक्टोरिया जो थी वो यहाँ से इस पूरे भारत देश का जो शासन है यह अपने हाथों में ले ली ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से, ठीक। तो देखिए 1858 के बाद जो हमारे देश का शासन था वो डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया। उसको हम लोग तथ्यों के साथ समझते हैं। देखिए 1857 की क्रांति के बाद का अंग्रेजी शासन, ठीक है, ज़बरदस्त क्रांति कब हुई थी, 1857 में। उसी के बाद ये सब फैसला लिया गया। देखिए 1857 की क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटिश संसद में 1858 में एक नया कानून पारित किया गया। कहाँ, ब्रिटेन के संसद में, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। यानी जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में शासन कर रही थी, शासन का कार्यभार संभाल रही थी, वो सारा अधिकार इस कंपनी से छीन लिया गया और डायरेक्ट किसके हाथ में चला गया, ब्रिटेन के सरकार के हाथ में, ठीक। 1857 की क्रांति से पहले हमारे देश पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, अभी तो आपने जाना ही, ठीक, जिसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश पर शासन कर रही थी उसका स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में, ठीक है। और ध्यान दीजिए जब इसका स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में, उस समय हमारे भारत देश का शासक कौन था, तो मुगलों का शासन था उस समय, और अकबर हमारे देश का शासक था, ठीक है। 1605 तक था अकबर, उसके बाद फिर जहांगीर का शासन आ गया। अब देखिए, अब ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। कहने का मतलब जब हमारे देश का शासन डायरेक्ट इंग्लैंड से जब होने लगा तो इंग्लैंड का ही एक मंत्री होता था जो एक परिषद का अध्यक्ष होता था, और उस परिषद का क्या काम था, भारत के शासन का देखरेख करना, ठीक है। फलस्वरूप इंग्लैंड के सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। अब हमारे देश का शासन डायरेक्ट कहाँ से होने लगा, इंग्लैंड से। कब, 1858 में। भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और अब भारत के शासक को वायसराय का पद दिया गया। ध्यान दीजिए 1858 से पहले 1857 तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत गवर्नर जनरल हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन जब ब्रिटेन की जो महारानी थी जब शासन अपने हाथों में ले ली तो अब गवर्नर जनरल का जो पद है वह समाप्त कर दिया गया और भारत का जो शासक होता था उसको क्या कहा जाता था, वायसराय, ठीक है। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सरकार के अधीन पहले वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ध्यान दीजिए लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1857 में ज़बरदस्त विद्रोह हुआ था, सारे देश के लोगों ने विद्रोह किया था, ठीक है। और चूँकि लॉर्ड कैनिंग के समय में ही हुआ था इसलिए लॉर्ड कैनिंग जो थे वो 1857 में विद्रोह के बाद जब शासन डायरेक्ट इंग्लैंड के हाथों में चला गया तो जाहिर सी बात है अंतिम गवर्नर जनरल यही थे। और फिर जब 1858 में ब्रिटेन के द्वारा डायरेक्ट जब शासन होने लगा तो उस समय पहले जब वायसराय बनाए गए तो लॉर्ड कैनिंग ही थे। तो यहाँ तक क्लियर है, अब चलते हैं हम आगे। तो यही अभी आप पढ़ रहे थे कि 1858 में महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा के साथ ही सभी देशी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गए, ठीक है। इस घटना ने कुछ हद तक भारत को एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया, ठीक है। कहने का मतलब है अब चूंकि भारत के जितने भी क्षेत्र थे वे सभी ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आ गए थे, ठीक है। मतलब भारत के जितने भी रियासत थे उन सब का एक दुश्मन हो गया था, कौन, तो अंग्रेज। अब जब दुश्मन एक हो गए तो एक तरह से इसने भी हमारे देश में एकता की भावना को जगाया, ठीक है। इसके बाद भारत में राष्ट्रीयता की लहर आई जिसको कुचलने के लिए सरकार ने कई दमन चक्र भी चलाए।
तो अब हम विस्तार से समझेंगे कि वो कौन कौन से कारण थे जिसके चलते हमारे देश में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शुरुआत हुआ। ठीक है, चलिए, तो कारण तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आपके किताब में सबसे पहला जो कारण दिया है वह है राजनीतिक कारण। ठीक है, राजनीतिक कारण में देखिए अंग्रेजों ने ऐसा ऐसा नियम कानून बनाया जिससे भारतीय लोग एकदम परेशान थे उनसे। ठीक है, उसमें बहुत सारा चीज़ यहाँ दिया हुआ है, जैसे देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, इल्बर्ट बिल, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, विश्वविद्यालय अधिनियम, 1905 में बंगाल का विभाजन, देशद्रोही सभा अधिनियम, इंडियन प्रेस एक्ट। तो ये सब चीज़ क्या है, इसको हम लोग थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो चलिए, अभी आपने समझा कि लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के पहले वायसराय बने थे 1858 में। ठीक, उसके बाद बहुत सारे वायसराय आए। ठीक, तो वायसराय लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में क्या क्या हुआ इसको समझते हैं। ठीक है, जब लॉर्ड लिटन वायसराय थे तो देखिए सन 1878 को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित करके भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 में। आप इसको याद करेंगे, नोट भी कर लेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या था, तो भारतीय समाचार पत्र जितने थे, जितने न्यूज़पेपर वाले थे, वे सरकार के विरोध में कुछ भी छापने का अधिकार नहीं था उनको। ठीक है, अगर वो सरकार के विरोध में कुछ अपने न्यूज़पेपर में छापते तो उनको दंडित किया जाता था। ठीक है, तो यही था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कब लाया गया था? 1878 में, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। ठीक है, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में ही देखिए दूसरा बिंदु 1879 में, यहाँ पे मैं लिखा गया है, में होगा, भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसे आर्म्स एक्ट भी कहा जाता था। क्या पारित हुआ? भारतीय शस्त्र अधिनियम। कब? 1879 में। इसके द्वारा भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र रखना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ठीक है, यानी बंदूक बम अगर अंग्रेज रखे तो ठीक, और भारतीय रखे तो ये गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ठीक है, यानी भारतीय लोग किसी भी तरह से कोई भी बंदूक या फिर कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं रख सकते थे। अगला देखिए लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में क्या हो रहा है। इसी के शासनकाल में 1 जनवरी 1879 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ठीक है, और अनावश्यक धन की बर्बादी की गई थी। यानी इंग्लैंड से इनको बुलाया गया था, ब्रिटेन की जो महारानी थी विक्टोरिया, उनको इंग्लैंड से बुलाया गया था अपने देश में, और बहुत बड़ा शाही दरबार का आयोजन किया गया था। ठीक है, किसके लिए? कैसर ए हिंद की उपाधि देने के लिए। किनको? महारानी विक्टोरिया को। और जाहिर सी बात है इसमें पैसा काफ़ी खर्चा हुआ था उस समय। अगला बिंदु है कि इसने ही सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी, ताकि भारतीय छात्र पास ना हो पाए। ठीक है, सिविल सेवा परीक्षा उस समय बहुत बड़ा परीक्षा हुआ करता था। ठीक है, जैसे आज सिविल सेवा परीक्षा पास करके लोग क्या बनते हैं? डीएम बनते हैं, वैसे ही उस समय भी यह चीज़ था। ठीक, तो अंग्रेजों ने क्या किया, उम्र सीमा जो था वो 21 से घटाकर 19 कर दिया, ताकि भारतीय छात्र इसमें पास नहीं हो पाए, और जो भी जिला के कलेक्टर बने वो कोई ना कोई अंग्रेज ही हो। ठीक है, तो ये सब चाल था। ये सब कब हुआ? ये सब लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में हुआ। ठीक है, देखिए अगला जो आपकी किताब में चीज़ है यह है इल्बर्ट बिल। ठीक है, इल्बर्ट बिल कब आया था? 1883 में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ठीक है, असल में यह जो बिल था यह भारतीय लोगों के पक्ष में था। ठीक है, यह क्या था इसको समझते हैं। देखिए सन 1883 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में इल्बर्ट बिल पारित हुआ। कब पारित हुआ? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1883 में, ध्यान रखेंगे आप इसको। इसके द्वारा अब भारतीय न्यायाधीश भी अंग्रेजों के मुकदमे पर सुनवाई कर सकते थे। इससे पहले, अगला बिंदु कह रहा है कि इससे पहले अंग्रेजों के मुकदमे पर सुनवाई करने का हक सिर्फ अंग्रेजी न्यायाधीश को ही था। जैसे मान लीजिए अंग्रेज अगर कोई गलती करता है, ठीक है, कोई कानून को तोड़ता है, तो उसको सज़ा सुनाने का हक भारतीय न्यायाधीश को नहीं था। ठीक है, अंग्रेज अगर कोई गलती करते हैं तो उसको सज़ा सिर्फ अंग्रेजी न्यायाधीश ही सुना सकते थे। ठीक, लेकिन लॉर्ड रिपन अच्छे थे, इन्होंने इल्बर्ट बिल लाया कि गलती कोई भी करे तो फैसला उस पर कोई भी न्यायाधीश सुना सकता है, चाहे वो अंग्रेजी न्यायाधीश हो चाहे भारतीय न्यायाधीश हो, कोई भी फैसला सुना सकता है। यह बात अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगा। ठीक है, वो लोग सोचे कि अरे हाँ, मेरा फैसला ये भारतीय कोई न्यायाधीश सुनाएगा, ये उनको पचा नहीं। ठीक है, तो अंग्रेजों ने इस बिल का भारी विरोध किया, जिसे श्वेत विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो श्वेत विद्रोह किसने किया था? तो अंग्रेजों ने किया था। किसके लिए? तो इल्बर्ट बिल के विरोध में। ठीक है, अंततः सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ा। इतना ज़्यादा अंग्रेजों ने विरोध कर दिया कि सरकार जो है उसको इल्बर्ट बिल को वापस लेना पड़ा। ठीक है, तो एक तरह से इस बिल ने भी भारत के लोगों में एक तरह से राष्ट्रीयता की लहर उनके मन में जगाई। ठीक है, इसके बाद अब देखिए लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में क्या होता है।
ठीक है। देखिए 1899 में लॉर्ड कर्जन आए और 1905 में 5 या 6 में 1905 में ये चले गए। ठीक है। देखिए इनके शासनकाल में क्या हो रहा है। 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया गया। कौन सा एक्ट? कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट। कब? 1899 में। ठीक है। जिसमें नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कमी और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। इसका मतलब समझिए कि नगर पालिका जो होता था उसमें जो लोग जो वोट देकर चुनते थे सदस्यों को, उन लोगों को की संख्या जो है वह कम कर दिया गया। यानी वोट से जो जीत कर आते थे वैसे लोगों की संख्या कम कर दी गई और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। मतलब अंग्रेज जिसको अपना मन से सदस्य बना देते थे, ठीक है, वैसे सदस्यों की संख्या में को बढ़ा दिया गया। तो यह भी अच्छा फैसला नहीं था। जाहिर सी बात है अगर अंग्रेज सदस्यों की संख्या, अंग्रेज के मनपसंद सदस्यों की संख्या ज़्यादा होगी तो कोई भी फैसला होगा तो अंग्रेजों के पक्ष में जाएगा। ठीक है। अंग्रेज जैसा चाहेंगे उनका अपना मनमाना फैसला चलेगा। ठीक। 1904 में देखिए क्या हो रहा है, विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ जिसके द्वारा विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? 1904 में। अब जाहिर सी बात है सरकारी नियंत्रण बढ़ जाएगा तो उस जितने भी पढ़ाई के लिए जितने भी विषय वस्तु रहेंगे उसमें कोई भी ऐसा विषय वस्तु नहीं रहेगा जो अंग्रेजों के खिलाफ हो। ठीक। तो यह सब चीज़ था, ऐसे ऐसे नियम कानून बनाए जा रहे थे जिससे भारतीय लोग एकदम परेशान थे। देखिए अगला जो तीसरा बिंदु है, यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। देखिए यह क्या है, तो 20 जुलाई 1905 में बंगाल का विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर कर दिया गया। ठीक। जो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। ठीक है। 20 जुलाई 1905 में क्या कर दिया गया? बंगाल का विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर। ठीक है। यानी मुस्लिम बाहुल मुस्लिम जिधर ज़्यादा लोग थे उसको एक तरफ कर दिया गया और हिंदू वाले क्षेत्रों को एक तरफ कर दिया गया। यानी फूट डालो शासन करो वाली नीति को अपनाया गया यहाँ पे। ये कब हुआ था? 20 जुलाई 1905 को। आप इसको याद रखेंगे यह डेट। लेकिन यह प्रभावी कब से हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। ठीक है। देखिए इस विभाजन के कारण बहुत विरोध हुआ। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन हुआ। इस विभाजन के कारण हुए स्वदेशी आंदोलन के चलते ब्रिटिश सरकार को बंगाल विभाजन के फैसले को 1911 में रद्द करना पड़ा। ठीक है। इतना ज़्यादा विरोध हुआ, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया कि 1911 में यह जो फैसला था बंगाल विभाजन का उसको रद्द करना पड़ा। ठीक है। तो क्वेश्चन हमेशा आता है कि कब लागू किया गया, तो 20 जुलाई 1905 को। कब से प्रभावी हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 से। ठीक है। और बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? तो 1911 में। बंगाल विभाजन के चलते कौन सा आंदोलन हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन हुआ। ठीक है। बंगाल विभाजन किसके कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ। तो ये सब चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलते हैं, देखते हैं लॉर्ड मिंटो के समय में क्या हुआ। जब लॉर्ड मिंटो वायसराय थे तो उनके समय में देखिए सबसे पहला बिंदु है, सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगाने के लिए 1907 में देशद्रोही सभा अधिनियम पारित किया गया। ध्यान दीजिए, देशद्रोही सभा अधिनियम का पारित किया गया 1907 में। इसका क्या काम था? तो देखिए कोई भी सभा का आयोजन नहीं हो सकता था। ठीक है। 5 आदमी 10 आदमी बैठ के कोई विचार विमर्श करते हैं ना, ठीक है, तो वैसे सभाओं पर रोक लगा दिया गया। अगर कोई भी 5 आदमी 10 आदमी बैठे कोई सभा कर रहा है तो उसको देशद्रोही सभा अधिनियम के तहत उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है। तो यह भी अच्छा गलत कानून था। अगला है देखिए, राष्ट्रवाद के प्रति या अंग्रेजों के खिलाफ उत्तेजित लेख छापने वाले अखबारों को दंडित करने के लिए 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट पारित किया गया। ठीक है। देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तो पारित हुआ ही था, उसके बाद फिर देखिए 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट पारित किया गया। कब? 1910 में, लॉर्ड मिंटो के समय। इसका क्या काम था कि अगर सरकार के खिलाफ कोई भी न्यूज़पेपर वाला, कोई भी अखबार वाला अगर कोई उत्तेजित लेख छापता है तो उसको दंडित किया जाएगा और उसको जेल में डाला जाएगा। ठीक। इसके बाद देखिए अगला बिंदु है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। ठीक है। यह भी एग्जाम में बहुत बार आता है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो 1919 में। कब? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। ठीक है। जिसके तहत क्या था, देखिए रॉलेट एक्ट में क्या था, अंग्रेज किसी भी भारतीय को शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकते थे। यानी रॉलेट एक्ट से पहले ऐसा बात नहीं था, जब कोई आदमी गलती करेगा तब ना उसको कोई गिरफ्तार करेगा, अंग्रेज गिरफ्तार करेगा। जब कोई गलती करेगा ही नहीं तो जब बिना मतलब क्यों गिरफ्तार करेगा, है ना। लेकिन रॉलेट एक्ट के आने के बाद क्या हुआ, अगर अंग्रेज को किसी भी भारतीय पर शक हो जाता कि हाँ ये गलत कर सकता है तो शक के आधार पर भी गिरफ्तार किया जा सकता था। ठीक है। तो इसी को कहते हैं रॉलेट एक्ट। यह कब आया था? 1919 में। और देखिए इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में
1919 में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, जालियांवाला जो बाग था वहाँ पे बहुत सारे भारतीय लोग इकट्ठा हुए थे और जनरल डायर ने आकर क्या कर दिया था, सभी पर गोली चलवा दिया था। ठीक है, उसी को जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो वो जो सभा हुआ था वो इसी रोलेट एक्ट के विरोध में सभा हो रहा था। ठीक है, तो एक तरह से जालियांवाला बाग हत्याकांड जो था वह किसके विरोध में था, वह रोलेट एक्ट के विरोध में लोग वहाँ पे बैठे हुए थे और तब जाकर वहाँ पर क्या हो गया, हत्याकांड कर दिया गया जनरल डायर के द्वारा। इसमें पहला जो आपका कारण है राजनीतिक कारण। ठीक है, इसमें बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, यह सब चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसको अपने कॉपी में नोट भी कर लिए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगला कारण पे। अगला जो कारण है आपका वह है आर्थिक कारण। ठीक है, क्या है आर्थिक कारण, इसको समझते हैं। इस आर्थिक कारण में क्या है, तो देखिए भारत में अंग्रेजों ने जो आर्थिक नीतियाँ अपनाई थी, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, भारतीय कृषि और कुटीर उद्योग को काफ़ी धक्का लगा था। ठीक है, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप किसानों, कामगारों और अन्य वर्गों की स्थिति निरंतर बिगड़ती चली गई अंग्रेजों के शासनकाल में। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा बिंदुवार समझते हैं तथ्यों के साथ। तो देखिए आर्थिक कारण में मैंने 4 बिंदु बनाया है और इस 4 बिंदु से आपको आर्थिक कारण अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्यों अंग्रेजों से लोग परेशान थे हमारे भारत के देश के। ठीक है, पहला बिंदु है, आप इसको अच्छे से समझिएगा, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है। अस्थाई बंदोबस्त क्या था। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस वायसराय थे हमारे भारत देश के, तो उनके शासनकाल में 1793 में, नहीं वायसराय नहीं, देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस जब हमारे देश के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो उनके शासनकाल में 1793 में, ये 1858 से पहले की बात हो रही, तो जाहिर सी बात है गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो 1793 में अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति लागू की गई। यह अस्थाई बंदोबस्त, यह काफ़ी बार सुने होंगे। ठीक है, यह क्या था आप इसको समझिए। इसके तहत सारे ज़मीन के मालिक जमींदारों को बना दिया गया था। ठीक है, जमींदारों को अब भू राजस्व का 90% कंपनी को तथा 10% अपने पास रखना होता था। इस तरह जमींदार जो है किसानों से तय राजस्व से ज़्यादा वसूल कर अपना फ़ायदा भी कमाते थे। ठीक है, असल में क्या किया अंग्रेजों ने, जितना भी ज़मीन है सबका मालिक बना दिया जमींदार को। जैसे फलाने गांव का जमींदार कोई और रहेगा, फलाने गांव का जमींदार कोई और रहेगा। ठीक है, तो जमींदारों को सारा ज़मीन वो बेच दिया, कौन, अंग्रेज। ठीक है, और अंग्रेजों ने जमींदारों से कहा कि अब तुम राजस्व वसूली करो और जितना वसूल करोगे तुम राजस्व का, जितना कर वसूल करोगे उसका 90% क्या करना, तुम हमको सूरज ढलने से पहले मेरे किले पर पहुंचा देना। ठीक है, और बाकी 10% तुम अपने लिए रख लेना। ठीक, किससे डील हो गया, जमींदारों से। अब जो जमींदार थे वो क्या करने लगे, वो अपना फ़ायदा कमाने के चक्कर में वो और ज़्यादा दुगुना कर किसानों से लेने लगे। इससे किसानों की जो स्थिति थी वह एकदम दयनीय हो गई। ठीक, यहाँ पे लिखा है कि इस तरह जमींदार किसानों से तय राजस्व से ज़्यादा वसूल कर अपना फ़ायदा भी कमाते थे। ठीक है, अगला बिंदु देखिए, यही कहलाया अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, अगला बिंदु है नील, कपास, गन्ना आदि नकदी फसलों को सरकार अपनी मनमानी कीमतों पर खरीदती थी, जिससे किसानों को हमेशा घाटा ही होता था। ठीक है, देखिए नील, कपास और गन्ना ये तो खाने वाला चीज़ था नहीं। ठीक है, ये नकदी फसल था, यानी किसान जो थे इसको उपजा कर अंग्रेज़ों को बेचते थे। ठीक है, और अंग्रेज जो थे वो इसको कहाँ ले आते थे, अपने देश यूरोप ले आते थे, इंग्लैंड ले आते थे। ठीक, यहाँ भारत में इसका कोई ज़्यादा खास उसका उपयोग नहीं होता था। असल में ये नील, कपास और गन्ना जो था यह अंग्रेज अपने मनमानी कीमत पर खरीदते थे। ठीक है, जितना मन करता था उतना ही भाव देते थे, भले किसान को कितना ही मेहनत लगा, कितना ही खर्चा लगा। ठीक है, ये अपना मन से किसानों को पैसा देते थे। किसानों के पास दूसरा कोई उपाय भी नहीं था। ठीक, दूसरा किसको बेचेंगे वो। तीसरा बिंदु है देखिए, नील की खेती से खेत की उर्वरता पर भी बहुत बुरा असर पड़ता था। ये जो नील था, इस नील की खेती करने से खेत जो है वह खराब हो जाता था। ठीक, फिर भी चंपारण के क्षेत्र में 3 कठिया प्रथा लागू थी। ठीक, 3 कठिया प्रथा क्या था, तो यह देखिए, इसके तहत किसानों को 1 बीघा में कम से कम 3 कट्ठा खेत में नील का उत्पादन आवश्यक रूप से करना पड़ता था। ठीक है, किसान जो वो परेशान थे वो अंग्रेजों को बोलते थे कि नील की खेती से क्या होता है, हमारा खेत खराब हो जाता है, लेकिन फिर भी अंग्रेज इस बात को नहीं मानते थे और वो कहते थे कि नहीं, कम से कम 1 बीघा में 3 कट्ठा तुमको नील का खेती किसी भी हाल में करना है। ठीक, और अंग्रेज जो है वह मनमानी कम कीमतों पर खरीदती थी और किसानों को लाभ नहीं मिल पाता था। और इतना मेहनत करके किसान जो नील का उत्पादन करते भी थे तो उनको उस नील का लाभ था। ठीक है, किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पाता था। ठीक है, उचित मूल्य उस नील के उत्पादन का नहीं मिल पाता था किसानों को। ठीक,
अंतिम बिंदु को समझिए। अंग्रेजी सरकार भारत में औद्योगिकीकरण के पक्ष में नहीं था। कच्चा माल भारत से सस्ते दामों पर खरीदकर इंग्लैंड भेजा जाता था और वहाँ के फैक्ट्रियों में बना सामान हमारे देश में लाकर बेचा जाता था। ठीक है। अगर अंग्रेज जैसे हमारे यहाँ हमारे देश में ये नील, कपास, गन्ना ये सब का फैक्ट्री ये सब उत्पादन हो रहा था, तो अंग्रेज़ों को हमारे देश में फैक्ट्री बनाना चाहिए था, है ना। हमारे देश में अगर उद्योग अगर बढ़ता तो हमारे देश के लोगों को रोज़गार मिलता, ठीक है, हमारे देश को ज़्यादा फायदा होता। तो ऐसा अंग्रेज़ों ने नहीं किया। अंग्रेज़ क्या करते थे, हमारे देश से कच्चा माल खरीदते थे और उसको ढो के ले जाते थे कहाँ, यूरोप, अपने इंग्लैंड, और वहाँ अपने इंग्लैंड में फैक्ट्री में क्या करते थे, सामान का उत्पादन करते थे, कपड़ा हो या फिर कोई भी सामान हो उत्पादन करते थे, और फिर वहाँ से उस सामान को उत्पादन करके ढो के हमारे देश में ले आके क्या करते थे, बेचते थे। इससे क्या होता था, जितना भी फायदा था वह सब किसको जाता था, वह सब इंग्लैंड को जाता था। ठीक है। और जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा उद्योग कहाँ लगे हुए थे, इंग्लैंड में लगे हुए थे, तो इंग्लैंड के लोगों को उससे फ़ायदा होता था। अगर वो उद्योग हमारे भारत देश में लगता तो भारत देश के लोगों को फ़ायदा होता। ठीक। तो देखिए यह था आपका आर्थिक कारण। ठीक है, आशा है आपको यह समझ में आ गया होगा। ठीक, अब चलिए चलते हैं आगे। अगला आपका जो है यह है सामाजिक कारण। ठीक है, यह सामाजिक कारण क्या है इसको समझते हैं। देखिए सामाजिक कारण में अंग्रेज जो थे वो अपने को श्रेष्ठ समझते थे और भारतीयों को हे दृष्टि से देखते थे। ठीक है, भारतीयों से वे घृणा करते थे। कौन, अंग्रेज। ठीक है, रेलगाड़ी में, क्लब में, सड़कों पर या फिर होटलों में अंग्रेज जो थे वो भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, वे अपने साथ नहीं बैठाना चाहते थे। ठीक है, वो उनको अलग ही रखते थे, उनको हे दृष्टि से देखते थे। ठीक है, इस कारण से क्या हुआ, भारतीय जनता में अंग्रेजों के प्रति घृणा का भाव जागृत हुआ। ठीक, इससे भी भारतीय परेशान थे। अगला देखिए क्या है, सरकारी सेवाओं में अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया। सरकार में जितने भी ऊंचे ऊंचे सरकारी पद थे, ठीक है, ऊंचे ऊंचे सरकारी पदों से भारतीयों को अलग रखने का हर संभव प्रयास किया गया। जितने भी ऊंचे ऊंचे सरकारी पद थे उस सब पद पर कौन होता था, अंग्रेज होते थे। ठीक है, अगला देखिए, भारत का शासन भार अधिकतर इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारियों के हाथ में होता था। ठीक है, भारत में जो शासन हो रहा था तो वह शासन किसके द्वारा होता था, इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारियों के द्वारा। और सिविल सर्विस के जो अधिकारी थे वो कैसे चुनाते थे, तो प्रतियोगिता परीक्षा होता था इसके लिए। ठीक है, लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा इतना समस्या भरा था भारतीयों के लिए क्योंकि ज़्यादा भारतीय इसमें पास नहीं हो सकते थे। अभी आपने समझा कि 21 से 19 वर्ष कर दिया था भारतीयों के लिए परीक्षा का उम्र। ठीक है, और देखिए परीक्षा का आयोजन जो था वह इंग्लैंड में होता था, हमारे भारत देश में भी होना चाहिए था, है ना। तो परीक्षा का आयोजन जब इंग्लैंड में होगा तो आप ही सोचिए कितना आदमी जाएगा इंग्लैंड परीक्षा देने। ठीक है, ये तो 1900 मतलब 100 साल पहले की, 100-150 साल पहले की बात है। अगर आज भी परीक्षा अगर इंग्लैंड में हो तो आप ही सोचिए भारत से कितने लोग जाएंगे परीक्षा देने, और ये तो 100-150 साल पहले की बात हो रही है। तो परीक्षा का आयोजन इंग्लैंड में होता था। ठीक है, तो इस तरह से ज़्यादा लोग, इस भारतीय लोग जो थे वो इस परीक्षा में पास नहीं हो पाते थे। ठीक है, एक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे जो थे, ये हमेशा जी के में आता है, ये प्रथम ICS थे, यानी प्रथम भारतीय जो थे जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास किया था। कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये भारत के प्रथम ICS थे, आप इसको याद रखेंगे। चलिए इसके बाद अगला आपका कारण है धार्मिक कारण। यह धार्मिक कारण क्या है इसको आप समझिए। देखिए विश्व के किसी भी देश में राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में धर्म सुधार आंदोलन ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। ठीक है, विश्व के किसी भी देश का अगर बात कर ले तो। ठीक है, तो हमारे भी देश का भी वही हाल था। ठीक है, 19वीं शताब्दी में अनेक महापुरुषों ने सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, इन महापुरुषों में तो ऐसे बहुत सारे लोग थे, इसमें नाम दिया हुआ है, लेकिन जब भी भारत में धर्म सुधार आंदोलन का जनक का जब बात होगा तो आप इसको याद रखेंगे, राजा राम मोहन राय। ठीक, सती प्रथा का अंत इन्होंने ही किया था। ठीक है, देखिए इसके बाद अगला बिंदु क्या कह रहा है कि विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, चार्ल्स विल्किंसन आदि यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ठीक है, ये जो यूरोपीय लेखक लोग जो थे इन्होंने क्या किया, विलियम जोन्स, ठीक है, मैक्स मुलर, चार्ल्स विल्किंसन, इन्होंने क्या किया, जितने भी भारतीय धर्म ग्रंथ थे, ठीक है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। ठीक, जब इसका भारतीय धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया, क्यों किया, ताकि यूरोप के लोग इसको पढ़ सके भारत के धर्म ग्रंथों को। ठीक है, जब अनुवाद किया तब भारतीयों के हृदय में अपने धर्म के प्रति निष्ठा की भावना जागृत हुई। ठीक है, जब अनुवाद हो गया तब भारतीयों को लगा कि अरे वाह, ये तो हमारे देश का धर्म ग्रंथ काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ना चाहिए, है ना। उसके बाद भारतीयों के हृदय में अपने धर्म के प्रति निष्ठा की भावना जागृत हुई।
और जब भारतीय लोग भी अपना धर्म ग्रंथ जब पढ़ना स्टार्ट किए तब इनको एकता, समानता, स्वतंत्रता का पाठ पढ़कर भारतीय जनजीवन में नई चेतना का मंत्र फूंका गया। ठीक है, पढ़ा भी लोग, पढ़ाया भी, फलतः राष्ट्रवाद का उदय हुआ हमारे देश में। ठीक, तो धर्म ग्रंथों का भी काफ़ी योगदान था। इसके बाद देखिए अगला है प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम का भारत से अंतर संबंध। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद का भावना को जगाने के लिए प्रथम विश्व युद्ध का भी बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम का भारत से क्या अंतर संबंध है, इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो आप यह समझिए कि यह प्रथम विश्व युद्ध क्या था और हुआ क्यों था। तो देखिए 9th क्लास में आप पढ़ चुके होंगे विश्व युद्ध के इतिहास में, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध जो था वह 28 जुलाई 1914 से लेकर 28 जून 1919 तक चला था, जिसमें 37 देशों ने भाग लिया था और लगभग 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी और पूरे विश्व में लगभग 45 करोड़ लोग इस युद्ध से प्रभावित हुए थे। सोचिए कितना बड़ा यह युद्ध हुआ था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनांड का बोस्निया की राजधानी साराजेवो में 28 जून 1914 को हत्या कर दिया गया था। बदले की भावना से 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इसी के साथ प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हो गया। कब? 28 जुलाई 1914 को सर्बिया के खिलाफ युद्ध का घोषणा कर दिया। कौन? ऑस्ट्रिया ने। ठीक, देखिए इस युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बटा हुआ था। पहला था मित्र राष्ट्र, जिसमें इंग्लैंड थे, ठीक है, फ्रांस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस इत्यादि शामिल थे। और ध्रुवीय राष्ट्र में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, हंगरी इत्यादि ये सब देश थे ध्रुवीय राष्ट्र में। ठीक है, देखिए युद्ध के अंत में विजयी मित्र राष्ट्रों तथा पराजित ध्रुवीय राष्ट्रों के साथ 18 जून 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ। फिर उसके बाद 28 जून 1919 को वर्साय की संधि हुई और इसी वर्साय की संधि के साथ प्रथम विश्व युद्ध जो था वह समाप्त हो गया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया हमला करता है कब? 28 जून 1914 को, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वर्साय की संधि होती है 28 जून 1919 को, तो यहीं पे यह युद्ध खत्म हो जा रहा है। अब सबसे बड़ा समस्या यह है कि यह जो युद्ध था यह तो हमारे देश में हुआ नहीं था, यह तो यूरोपीय देशों में हुआ था। फिर भी इसका असर हमारे देश पर कैसे पड़ गया? तो देखिए चूंकि यूरोपीय देश में हो रहा था तो इंग्लैंड भी इस युद्ध में शामिल था। ठीक है, पहला बिंदु है कि इस युद्ध में संपूर्ण विश्व का राजनीतिक और आर्थिक स्थिति प्रभावित हुआ था। यह चूंकि यूरोप में हुआ था, लेकिन सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे संपूर्ण विश्व में इसका प्रभाव हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में भारतीयों के साथ पाने के लिए, देखिए दूसरा बिंदु है कि इस युद्ध में भारतीयों का साथ पाने के लिए अंग्रेजों ने तरह तरह के प्रलोभन दिए, लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा भारतीयों का भ्रम टूटने लगा। अब चूंकि युद्ध हो रहा था तो इंग्लैंड को सैनिक का ज़रूरत था, ठीक है, पैसा का ज़रूरत था, तो इस सब के लिए उस अंग्रेजों ने क्या किया? भारत के लोगों को तरह तरह के प्रलोभन दिए। ठीक है, और जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा वैसे वैसे भारतीयों का भ्रम टूटने लगा। असल में भारतीयों को कुछ मिला नहीं। तीसरा बिंदु देखिए, युद्ध में होने वाले खर्च की भरपाई के लिए इंग्लैंड ने अपने औपनिवेशिक देशों पर करों का बोझ बढ़ा दिया। देखिए फिर से समझिए, युद्ध में होने वाले खर्च की भरपाई के लिए इंग्लैंड ने अपने औपनिवेशिक देशों पर करों का बोझ बढ़ा दिया, जिससे यहाँ पे जीसस लिखा गया, जिससे यहाँ का महंगाई दर काफ़ी बढ़ गया और भारत में भूखमरी की स्थिति पैदा होने लगी। यानी इंग्लैंड ने जिस देश को अपना औपनिवेश बनाया था, जिस देश पर अंग्रेजों का शासन था, ठीक है, उन सभी देशों में अंग्रेजों ने क्या किया? वहाँ पे कर का बोझ बढ़ा दिया, क्योंकि पैसों का ज़रूरत था उनको, वे लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है, सैनिक का ज़रूरत था। ठीक, इससे क्या हुआ? हमारे भारत देश में, चूंकि भारत देश उसका महत्वपूर्ण औपनिवेश था, औपनिवेशिक देश था इंग्लैंड का, ठीक है, इसलिए क्या हुआ? भारत देश में महंगाई दर काफ़ी बढ़ गया और भारत में भूखमरी की स्थिति पैदा होने लगी प्रथम विश्व युद्ध के समय और उसके बाद। ठीक है, तो यह भी प्रथम विश्व युद्ध भी बहुत बड़ा कारण था जो हमारे देश के लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जगाया। तो देखिए इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का क्या क्या कारण था, उन सभी कारणों को हम लोगों ने एकदम अच्छे से समझा। ठीक है, राजनीतिक कारण क्या था, आर्थिक कारण क्या था, सामाजिक कारण क्या था और धार्मिक कारण क्या था, और प्रथम विश्व युद्ध का भी बहुत बड़ा कारण था, तो उसको भी हमने समझा। तो कुल मिलाकर जितने भी कारण थे उसको हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि कैसे कैसे आंदोलन हुआ। ठीक है, सारा आंदोलन यहाँ पे एक लाइन से आपको दिया हुआ है। रोलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह, जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन। इसके बाद देखिए यहाँ पे साइमन कमीशन आया, नेहरू रिपोर्ट क्या था। ठीक है, तो इन सभी को हम लोग विस्तार से अगले वीडियो में समझेंगे। बस आप अगले वीडियो का वेट करें।
इसको आप खुद से पढ़ने का प्रयास करें। और यह जो वीडियो जो अभी अब मैंने बताया, आप इसको अच्छे से पढ़ें, जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु है उसको आप अपने कॉपी में नोट कर लें। तो जल्द ही हम मिलेंगे अगले वीडियो में। और यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कृपया वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को शेयर कर दे और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा ले ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू। पढ़ते रहें और खुश रहें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।